Hello everyone, this is Kapil Karolia. I have completed my BLLB from NLIU Bhopal. Welcome to our platform Ask Juris. So in previous discussion, we have discussed the concept of constitution, the philosophical aspects of constitution, what is constitution in itself, उसके purpose क्या है, एक constitution की legal standing क्या है किसी भी nation या state के legal system में, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स बाय जॉन लॉक। वहाँ पे ही हैड मेंशन के देयर आर सर्टेन राइट्स व्हिच आर इनहेरेंट इन मैन बाय बर्थ एंड इवन पार्लियामेंट कुड नॉट एनक्रोच ऑन सच राइट्स, राइट। फिर हमने इंडियन कंटेक्स्ट में उस थ्योरी को डिस्कस किया था, हाउ इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन 1789 एंड हाउ इट हैज बीन ट्रेवल्ड टू इंडिया, राइट। फिर हमने डिस्कस की थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाय मॉन्टेस्क्यू। फिर हम मूव किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे जिन पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, राइट। तो व्हाट वर दीज प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट। ये सब हमने डिस्कस किया था। और व्हाई वी शुड यूज अ वर्ड अ ब्यूटीफुल पैचवर्क इंस्टीट्यूट ऑफ बोरो, ये चीजें भी हमने डिस्कस की थी। वो सेशन हमने इसलिए रखा था क्योंकि हम एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर सके हमारे सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, राइट। सो आई थिंक लेट्स बिगिन विद आवर सेशन, दैट इज हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली टीचर्स यहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन एक ओवरव्यू के लिए था आपके लिए। इस सेशन में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। 1765 बैटल ऑफ बक्सर से हम स्टार्ट करेंगे। 1765 to Act of 1947, there are number of acts and regulations which are we are going to cover. What are these acts? अब इस पीरियड को हमने दो टाइम फ्रेम में डिवाइड कर रखा है। एक 1773 से 1858 तक, जो कि कंपनी रूल बोलते हैं। फिर उसके बाद है 1858 से 1947 तक, जो हम क्राउन रूल बोलते हैं, राइट। फिर उसके बाद हाउ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुक प्लेस, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम डिस्कस करेंगे। एक बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फॉर्म होने से पहले, वो हम डिस्कस करेंगे। जब हम वहां पहुंचेंगे तब हम ये ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्लान, ये सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये सेशन ऑब्वियसली लंबा होने वाला है। नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी आर गोइंग टू कवर। बिफोर वी स्टार्ट दिस, मैं आप लोगों को एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये चीजें कैसे आई पिक्चर में, ब्रिटिशर्स कैसे आई, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, राइट। तो होता क्या है कि 1600 में आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी विद एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू ट्रेड विच वाज इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। तो उनका सिर्फ एक ही फंक्शन था, टू ट्रेड, राइट। बट होता क्या है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी थे इंडियंस के। राइज ऑफ मराठास, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, ये सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स है। और इसी बीच में राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। तो जब 1600 के बाद धीरे धीरे दे अंडरस्टैंड दे कैन कैप्चर इंडिया पॉलिटिकली एंड लीगली, तो फिर वो स्टार्ट करते हैं इंडियंस के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना। फाइनली ये सब चीजें होती हैं। बैटल ऑफ प्लासी 57 में होता है, 1757 में। फिर 1764 में होता है ये बैटल ऑफ बक्सर। 1765 में ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती है दीवानी राइट्स। तो 1765 में वो दीवानी राइट्स एक्वायर कर लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीवानी राइट्स? ये आप जान लीजिए, दीज आर सिविल रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन राइट्स। दिस हैपेंस बाय ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो होता क्या है इसके बाद कि when crown realize when british government realize कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो हमने एज अ ट्रेडर भेजा था, प्रॉफिट कमाने के लिए भेजा था, बट कंपनी वाज गोइंग इनटू डेट, कंपनी वाज गोइंग इनटू लॉसेस। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो डायरेक्टर्स हुआ करते थे, दे वेयर बिकमिंग रिच। हाउ दिस वाज हैपनिंग, ये हो रहा था ड्यू टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बस यहीं से फिर स्टार्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट या क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना, और वहीं से ये नाम आता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये रेगुलेशंस लगाए जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। So let's see these regulating acts one by one. So let's start. The Regulating Act of 1773. It designated the Governor of Bengal as the Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him. होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो मेजरली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 3 सेंटर ऑफ पावर्स हुआ करते थे, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो तीनों जगह गवर्नर होते थे। अब वहां के बंगाल के गवर्नर को उन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की जिसे जो कि काम करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर टू असिस्ट हिम। बेसिकली देयर फंक्शन वाज टू असिस्ट हिम, राइट। वो कलकत्ता में काम करती थी, इसलिए इस काउंसिल को कलकत्ता काउंसिल भी बोलते हैं। अब इससे आप समझते गए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई, मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर्स को कर्टेल करके सारी पावर्स बंगाल गवर्नर जनरल को दे दी गई, राइट। तो एक सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना स्टार्ट होता है यहाँ से। वो धीरे धीरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब हम देखेंगे वहां, तो धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है, राइट, सेंट्रलाइजेशन होना। फिर होता क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स was to be the first governor general assisted by 4 councillors, right? The councillors were to hold office for 5 years and could not be removed earlier except by the king on the recommendation of the court of directors. The council was to take decision by majority and the governor general had the casting vote in case of tie in the council। ठीक है, तो जो काउंसलर्स अपॉइंट हुए थे वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुए थे और उन्हें सिर्फ किंग हटा सकता था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप समझ रहे हो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अभी भी काफी पावर है। वो धीरे धीरे कर्टेल होगी जो जब हम आगे बढ़ेंगे, राइट। और गवर्नर जनरल का इफ डिसीजन गेट टाइट, उसका एक कास्टिंग वोट होता था, डिसाइडिंग वोट, राइट। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजन से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता टेक प्लेस, राइट। नेक्स्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट इसे बोलते क्यों है? अब उस टाइम हुआ करते थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था विलियम द यंगर। यस, विलियम पिट्स द यंगर, आई गेस। यस, विलियम पिट्स द यंगर। अब हुआ ये कि जो 1773 का एक्ट था वो काफी अनसक्सेसफुल रहा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर उन्होंने नए रेगुलेशंस लाए। व्हाट आर दीज प्रोविजंस, लेट्स सी। व्हिच अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। thus it established a system of double government in ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लिमिट कर दिया कमर्शियल अफेयर्स तक ही, और एक नई बॉडी का इजाद हुआ, वो थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैनेज करती पॉलिटिकल अफेयर्स। ठीक है, और इसी एक्ट के प्रोविजन से एस्टेब्लिश हुआ कलकत्ता एज अ कैपिटल, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स को कर्टेल किया जा रहा है, बार बार लिमिट किया जा रहा है। धीरे धीरे आप आगे और देखेंगे ये हो कैसे रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स तक लिमिट कर दिया गया है। Next act is the Charter Act of 1793, which empowered the Governor General to override the decisions of the councillors। अब समझिए आप कि गवर्नर जनरल पावर बढ़ा दी गई है, जैसा कि मैं मेंशन किया था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब इस गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि काउंसलर्स के डिसीजंस को भी ओवरराइड कर सकता है, राइट। द काउंसलर्स कैन ओनली बी रिमूव on the recommendations of court of directors by the king, right? But
ये इस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल को ही एक पावर दे दी गई कि काउंसलर्स के डिसीजन को ही वो ओवरराइड कर सकता है। समझ रहे हैं आप कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर को कैसे लिमिट किया जा रहा है धीरे-धीरे और फिर है मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कैन बी डिसमेंटल बाय देमसेल्व्स। इट मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वे गिवन पावर टू गिव लाइसेंस टू अदर कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। अभी तक मोनोपोली हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट ग्रेजुअली देखेंगे हम कि ईस्ट इंडिया कंपनीज की मोनोपोली ही खत्म कर दी जाएगी और ये स्टार्ट होता है यहाँ से कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली डिसमेंटल करने का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दे दिया गया। इफ ईस्ट इंडिया कंपनी वांट्स टू दैट सर्टेन पार्टी आके ट्रेड करे इंडिया में, तो ये राइट ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था, दे कैन अलाउ इट और नॉट, राइट। तो ये आपका 1793 का एक्ट हो गया। द नेक्स्ट वन इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब दिस वाज द टाइम फ्रेम जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगा और इंक्रीज इन प्रोडक्शन के लिए चाहिए आपको रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ऑलमोस्ट एंड कर दी जाती है। अब उनकी मोनोपोली रह कहाँ जाती है। एंडेड द मोनोपोली ऑफ कंपनी ऑफ ट्रेड विद इंडियन इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट नहीं बचे थे वो थे ओपियम एंड टी एंड चाइना विद ट्रेड। ये 3 जगह थी जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अभी भी थी और ये भी आगे जाके खत्म कर दी जाएगी। इस एक्ट से क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया, दे कैन प्रोपोगेट एंड ऑपरेट इन इंडिया। प्रचार प्रसार के लिए वो इंडिया आ सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड टू ब्रिटिश सिटीजन एंड मर्चेंट फॉर ट्रेड इन इंडिया। अब जो भी वहाँ के ब्रिटिश सिटीजन्स थे, अब वहां से कोई भी आ सकता है ट्रेड करने के लिए इंडिया में। अलॉटमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर एजुकेशन। फर्स्ट टाइम फंड अलोकेट हुए एजुकेशन के नाम पे, जो कि यूज होंगे 1833 में, वो हम देखेंगे। Right. The next act is the Charter Act of 1833. It is also called the St. Helena Act 1833. ये 9 को we will correct it. तो हुआ गया कि it made the Governor General of Bengal as the Governor General of India, and who was the first Governor General of India, Lord William Bentinck. ठीक है। तो आप देखेंगे गवर्नर से गवर्नर जनरल बने, गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तक बात आ गई है। हम गवर्नर जनरल और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी मियरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाती है। उसके सारे कमर्शियल एस्पेक्ट खत्म कर दिए जाते हैं। मोनोपोली कम्स टू एन एंड फाइनली, राइट। एंड इट एडेड अ मेंबर ऑफ लॉ टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब गवर्नर जनरल काउंसिल जो एस्टेब्लिश हुई थी 1773 के एक्ट से, उस काउंसिल में एक मेंबर और ऐड कर दिया जाता है एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर, एंड आई हैव मेंशनड इट कि हु बिकम्स द फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेंबर, लॉर्ड मैकले। अब ये काफी इम्पोर्टेंट नाम है। लॉर्ड मैकले, मैकाले मिनट, ये इंडियन एजुकेशन को काफी बड़े लेवल पे रिफॉर्म करने का ट्राई करेंगे, राइट। फिर ये आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी कमिटी होती है, उसमें ये रहते हैं। आईपीसी 1860 इंडियन पीनल कोड, उससे भी ये डील करते हैं। तो आई हैव जस्ट मेंशनड इट कि हाउ इम्पोर्टेंट ही वाज। The next act is the Charter Act of 1853. It separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General's Council. ये फर्स्ट टाइम होता है कि गवर्नर जनरल काउंसिल्स के फंक्शंस को एक कैटेगराइज या डिफाइन कर दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव अलग हो जाते हैं, लेजिस्लेटिव अलग हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव were the ones who are going to implement the law, and legislative who are going to legislate the law, right। फिर होता है it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. The convenant civil service was thus thrown open to the Indian also. अब ये पढ़ने में सुनने में अच्छा लग रहा है कि इंडियंस के लिए भी आईसीएस अलाउ हो गया, राइट। बट इसके पीछे भी क्राउन का एक मोटिव था। अब वो क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इतना कुछ करने के बाद भी, ईस्ट इंडिया कंपनी इतने फुल फ्लैश तरीके से एस्टेब्लिश कर चुकी थी अपने आप को, उसके पीछे एक रीजन था। अब होता क्या था, जो कॉन्वेनेंट, ये जो सिविल ऑफिसर्स होते थे, दो पार्ट्स में डिवाइड, कॉन्वेनेंट एंड नॉन कॉन्वेनेंट।
Convenant were the higher officers and these are the lower officers, right? Non-convenant one. तो कॉन्वेनेंट ऑफिसर्स अपने एजुकेशन लेते थे हेल्बरी कॉलेज में, और हेल्बरी कॉलेज में स्टडी करने के बाद उन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन लगता था. द रीजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन that these civil services officers were loyal to East India Company rather than to a crown. तो ये चीज जब गवर्नमेंट को समझ आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब समझ आई, तो उन्होंने ये एग्जाम, ये पैट्रोनेज ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही खत्म कर दिया और ओपन टू ऑल कर दिया आईसीएस एग्जाम को, राइट. इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल. यहाँ पे टेम्पररी धीरे धीरे पावर देना स्टार्ट करेंगे इंडियंस को. इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे 12 मेंबर्स हुआ करते थे, तो इसको एक मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, राइट. लेट्स सी फर्दर, राइट. तो अब हम समराइज कर लेते हैं 1773 से 1833 तक और 1853 तक, राइट. हमने क्या क्या देख लिया. हमने 1773 से 1833 तक फुल फ्लेज एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देख रहे हैं हम. पावर सेंट्रलाइज्ड वे में बंगाल में इकट्ठी की जा रही है, राइट. 1773 में हम देखते हैं कि मद्रास और बॉम्बे के राइट्स पावर कर्टेल करके, लेजिस्लेटिव पावर कर्टेल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी जाती है. और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी धीरे धीरे कैसे खत्म की जा रही है, और लास्टली ईस्ट इंडिया कंपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में ही काम करने वाली है बस. सॉरी, राइट. अब 1773 में हमने ये देखा, उसके बाद आया पिट्स द यंगर. 1784 पिट्स एक्ट आया, तो उसमें हम देखते हैं दो बॉडीज इजाद होती हैं. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले ही रहती है जो कि सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स देखेगी. अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया जाता है, वो पॉलिटिकल अफेयर्स में डील करेगा. और 1784 के कलकत्ता एज एन कैपिटल एस्टेब्लिश कर दी जाती है, राइट. फिर उसके बाद हम देखते हैं 1793. 1793 में हम देखते हैं कि हाउ पावर वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी इटसेल्फ टू डिसमेंटल इट्स मोनोपोली, राइट. तो फिर हम देखते हैं उसके बाद 1813 में देखते हैं हम कि कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स रह जाते हैं, बाकी मोनोपोली एंड हो जाती है. ब्रिटिश सिटीजन के लिए कोई भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकता है, राइट. फिर हम 1833 में देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता है. मोर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टुक प्लेस, राइट. और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहती है, उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव मेंबर. और लॉर्ड मैकॉले वाज द फर्स्ट लेजिस्लेटिव मेंबर, राइट. फिर हम देखते हैं 1853 में कैटेगराइजेशन और गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पावर फर्स्ट टाइम डिफाइन की जाती है. एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव क्या है, राइट. फिर वहीं से हम देखते हैं कि आईसीएस एग्जाम सबके लिए ओपन हो जाता है, इंडियंस के लिए भी ओपन हो जाता है, राइट. तो ये सब था अभी 1853 तक, राइट. अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस एक्ट को जरा हम डील करते हैं. दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज एनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857. अब होता क्या है कि 1857 का रिवोल्ट होता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल इट सिपॉय म्यूटिनी, राइट. द एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी मैं आपको ये समझाता हूँ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, right. So the act abolished the East India Company and transferred the powers of government, territories and revenue to the British Crown. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी था वो भी पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया गया, और सारे पावर्स क्राउन के पास चले गए. टेरिटरीज, रेवेन्यूज, जो भी पावर्स. इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसरॉय ऑफ इंडिया. दस लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. इसमें कुछ समझाने का है नहीं, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि 1833 में बना था, उस पोजीशन को नाउ दे विल बी कॉल्ड एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया. अब हम आगे समझेंगे. ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया, ठीक है.
It ended the system of double government by abolishing the board of control and court of directors. बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि कमर्शियल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे, देखते थे। दोनों ही बॉडीज जो कि 1784 में थी, दोनों को ही अबॉलिश कर दिया गया, राइट। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. The Secretary of State was member of the British cabinet and was responsible ultimately to the British Parliament. Basically, ये act से वो try क्या कर रहे हैं? They are trying to set up an accountable government where everyone is going to be accountable, answerable and responsible, right? तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन हुआ करता था, वो अकाउंटेबल होते थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। एंड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो थे वो ब्रिटिश मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट हुआ करते थे एंड हु वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द हायरार्की वाज मेंटेन्ड, accountability was set up, responsibility was set up, right। जो इंडियन जो सिविल ऑफिसर्स हुआ करते थे, सिविल सर्विस ऑफिसर्स, they were directly accountable to Viceroy, and Viceroy was accountable to Secretary of India, who was the member of cabinet and who was accountable to British Parliament, right? End of doctrine of lapse, end of Mughals, conservative approach of laissez-faire policy for social change. अब होता क्या है कि जो भी ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, काफी झांसी की रानी वाज क्वाइट फेमिलियर एग्जांपल, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में हम नहीं जाने वाले। तो एंड ऑफ मुगल्स, मुगल्स को खत्म कर दिया जाता है, बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है, बंद करके वो वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जो 1857 का रिवोल्ट था, दैट टुक प्लेस not because of their oppressive nature, oppressive acts, but because the Britishers were trying to interfere in their सोशल लाइफ। जैसे इससे पहले 1833 के बाद होता है कि काफी कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे विडो विडो रीमैरिज एक्ट, राइट। इंडियन एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म रीस्ट्रक्चराइज करने की कोशिश की जाती है। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि उनकी ये इंटरफेरेंस सोशल लाइफ में हो रहा था, इस कारण से ये रिवॉल्ट हुआ, ये उनका मानना था, राइट। तो उन्होंने नई अप्रोच स्टार्ट की, कंजर्वेटिव, दैट दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस। हाउ इट वाज अ गुड गवर्नमेंट एक्ट, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब देखिए आप, बेसिकली ब्रिटिशर्स वे ट्राइंग टू मेक अंडरस्टैंड इंडियंस दैट आपके यहाँ अभी तक मोनार्क्स होते थे, किंग्स होते थे, वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, कोई आंसरेबिलिटी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस नहीं था। तो बेसिकली दे वर सेइंग कि हम आपको इस एक्ट के बाद एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने वाले हैं, जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है, आंसरेबिलिटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। और गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि रोज की थ्योरी थी, रोसे की थ्योरी थी। Good governance, what do you mean by good governance? Good governance means freedom for all citizens, right? Let's move forward. Literally, we got any freedom? That's the question we should ask ourselves. Let's move forward. Indian Council Act of 1861. It made the beginning of representative institution by associating Indians with the law making process. अब धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग आते हैं। लॉर्ड कैनिंग ट्राई करते हैं कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया जाए। फर्स्ट टाइम 3 सीट्स ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर अलॉटेड फॉर इंडियंस बाय लॉर्ड कैनिंग फॉर 2 years। 2 साल के लिए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो कि इंडियन हुआ करते थे उन्हें अलॉट किया गया। हु वाज दीज मेंबर्स? लेट्स सी, राजा ऑफ बनारस, राजा देवनारायण, राजा ऑफ पटियाला नरेंद्र सिंह, सर दिनकर राव। तो ये 3 लोग थे जो फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। इट thus reversed the centralizing tendency that started from the 1773 एक्ट। जैसा मैं आपको बता रहा था, 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, 1833 तक कॉन्क्रीट लेवल पे सेट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देती है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट।
अब वो कैसे कर देती है, जो कि ये राइट्स लिए गए थे, लेजिस्लेटिव मेकिंग पावर जो ली गई थी बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी से, वो उन्हें वापस दे दी जाती है, राइट? So you can see decentralization is taking place, and as the time goes on, धीरे धीरे हम आगे आने वाले एक्ट्स में देखेंगे कि धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस काफी अच्छे तरीके से की जाएगी, and final decentralization it took place in 1935 act, right? So the portfolio system was started in each member of the Governor General Council was allocated portfolio of a particular department. अब portfolio system जो कि हम आज भी follow कर रहे हैं, ये लॉर्ड कैनिंग ने दिया था, उन्हें फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोला जाता है इसीलिए, right? The Viceroy of India was empowered to issue ordinances in emergencies like today under Article 123 by Indians. ठीक है, तो यहीं से फर्स्ट टाइम पावर दी गई वाइसरॉय को कि इमरजेंसी के टाइम में दे कैन इशू ऑर्डिनेंस। हाई कोर्ट एक्ट 1961 आया, उससे उसने जो भी एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हुआ करती थी अबॉलिश कर दिया और न्यू हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता में, राइट? अब हम देखेंगे इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव इंडियंस द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर पॉलिसीज। तो अब देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा है इस प्रोसेस में। बेसिकली दे वेर इनकॉर्पोरेटिंग इंडियंस बट इट वाज लुकिंग लाइक दे वेर गिविंग अ टॉफी टू इंडियंस। एंड एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इसका। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हो जाती है। दादा भाई नौरोजी, काफी इंटेलेक्चुअल्स का इंडिया में आना होता है। दे वे अंडरस्टैंडिंग दैट उनके साथ कैसे फेक तरीके से गुड गवर्नेंस के नाम पे उन्हें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, इंडियंस को इंक्लूड करने के नाम पे दे वे आस्किंग फॉर एवरीथिंग, राइट? ये उन्हें बेसिक वो दी गई, पावर्स दी गई। नाउ दे कैन डिस्कस द बजट एंड पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी। Right to question or debate was given, but prior information of 6 days to Indians. But no supplementary questions can be asked and no voting rights were given. तो चीजें हो रही हैं, ग्रेजुअली होंगी, इसीलिए हमें टाइम लग गया इंडिपेंडेंस तक। बट ग्रेजुअली इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में इंक्लूड किया जा रहा है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस मेकिंग में इंक्लूड किया जा रहा है, वुड से। फिर होता है 1909 एक्ट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। अब इसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि लॉर्ड कर्जन बंगाल पार्टीशन कर देते हैं 1905 में। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग टुक प्लेस। तो बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स। एंड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वाज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली ये इन दोनों का अरेंजमेंट था, ठीक है। तो इट कंसिडरेबली इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज कर दिए गए। इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ communal representation for Muslim by accepting the concept of separate electorate. Under this, the Muslim members were to be elected only Muslim voters. Thus, the act legalized communalism, and Lord Minto came to be known as the father of communal electorate. तो कम्युनल इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इसी से आया, मुस्लिम लीग्स की डिमांड्स को मान लिया गया, राइट? It provided for the first time for the association of Indian with the executive councils of the viceroy and governors. फर्स्ट टाइम इंडियंस को इंक्लूड कर लिया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, वाइसरॉय और गवर्नर्स की, राइट? अब जो हम आगे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एन इंडियन, ये ट्रिविया फैक्ट है आपके लिए, राइट? तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम एंट्री ऑफ एन इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लेजिस्लेटिव मेंबर। अब ये काफी इंपॉर्टेंट नेम है, आई वुड से। ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा। उसके बाद ही वाज द फर्स्ट इंडियन एडवोकेट जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट मेंबर टू बिकेम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश मिनिस्ट्री, राइट? तो ही इज एन इम्पोर्टेंट फिगर। Changes were made related to the budget policy making for Indians, that are earlier we have seen के budget और policy public welfare policy making पे they can discuss, or they have a right to ask question with a prior notice of 6 days, and no supplementary questions can be asked, right?
अब यहाँ पे ग्रेजुअली हम देखेंगे कि दे कैन नाउ आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, वोटिंग राइट्स वे गिवन जो कि पहले नहीं दिए गए थे, राइट टू प्रेजेंट प्रपोजल वाज आल्सो गिवन, द पीपल ऑफ इंडिया डिमांडेड गिव मी अ मिनट प्लीज। So yes, the people of India demanded a responsible government in the country, but this act is also known as the Benevolent Despotism Act. अब होता क्या है कि ये मैंने इसलिए रखा है कि एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था कि which act is known as the Benevolent Despotism Act, right? तो 1909 का जो एक्ट था, induction of Indians in Secretary of India, Council of India, namely KG Gupta and Syed Hussain Bilgrami. तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे इंडियंस को कैसे इंक्लूड किया जा रहा है लेजिस्लेटिव मेकिंग प्रोसेस में एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इंडियंस को। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ही इज दैट इम्पोर्टेंट फिगर आई वाज मेंशनिंग, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। Right, let's move forward. Government of India Act 1919. It is also known as the Montagu-Chelmsford reforms. Montagu was the Secretary of India, right, and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. Objective of this act was to gradual introduction of responsible government in India, right? It relaxed the central control over the provinces, separating the central and provincial subjects. ठीक है, it further divided the provincial subjects into two parts, transferred and reserved. This dual scheme of governance was known as diarchy. However, this experiment was largely unsuccessful. अब होता क्या है कि what we were demanding was provincial autonomy, right? तो हम समझते हैं कि प्रोविजंस ऑफ बाइकैमरलिज्म, अब हम इससे क्या समझते हैं कि इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, अब जो फेडरल का कंट्रोल था वो तो इन्होंने रिलैक्स किया एंड दे हैव डिवाइडेड इट इनटू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। फेडरल अलग हो गया जो कि सेंट्रल, एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया जो थी ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व, और इसी को हम डायरकी बोलते, राइट? अब मेन सब्जेक्ट्स थे, जो मेन सब्जेक्ट्स थे वो इन्होंने अपने पास ही रख लिए। जैसे कि रिजर्व पावर में इन्होंने रख लिए काफी रेवेन्यू, जुडिशरी एंड फाइनेंस, जिसमें वाइसरॉय काउंसिल का से होता था, एंड रिजर्व में ट्रांसफर्ड में इन्होंने रख लिया प्राइम मिनिस्टर, और उन्हें सब्जेक्ट्स दे दिए लोकल गवर्नेंस, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। मतलब जो भी मेजर पावर्स थी वो इन्होंने वाइसरॉय के अंडर ही रखे अभी भी, राइट? इंडियंस ने बोला कि ये तो हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने बोला हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी आपको, बट लाइक पर्दे के साथ थी, पर्दे के पीछे कुछ और ही था, राइट? So it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. It extended the principle of communal representation to include Sikhs, Anglo-Indians and Europeans. अब जो कम्युनल इलेक्टोरेट जो सिस्टम था वो इन्होंने एक्सटेंड कर दिया सिक्स और एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए। प्रोविजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन किए गए उनके अपॉइंटमेंट को लेके, राइट? टू रिव्यू द 1919 एक्ट, साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब होता जो कि मैं आपको पहले भी बता रहा था, इंडियंस वे डिमांडिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इन्होंने दे दिया हमें फेक फॉर्म और फॉल्स फॉर्म ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो कि डायरार्की, राइट? इंडियंस ने जब उसे स्टडी किया तो दे रियलाइज्ड कि दिस वाज नॉट द थिंग दैट वी वर डिमांडिंग, क्योंकि काफी जो सब्जेक्ट्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी भी अपने पास ही रख लिए थे, राइट? हेल्थ और लोकल गवर्नेंस जैसी चीजें प्रोविंशियल, वो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट में डाल दी गई थी, राइट? तो जो इस 1990 एक्ट को रिव्यू करने के लिए 10 साल का टाइम फ्रेम था, बट उससे पहले ही उन्हें रिव्यू करना पड़ा। जो हम साइमन गो बैक, दैट साइमन कमीशन अपॉइंट होता है उससे पहले वो 1927 में ही उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है, और 1919 के एक्ट से ही खुश नहीं थे, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं, चौरा चौरी इंसिडेंट होता है। तो ये काफी, ये हिस्टोरिकल जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
तो वहां पे ये सब चीजें हम बात करते हैं, राइट। और भी चीजें हुई इससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, जैसे कि सेपरेट बजट फॉर सेंट्रल एंड प्रोविंसेस वाज allocated, and 3 members should be Indian out of 6 of Viceroy Council. ली कमीशन अपॉइंट हुआ यूपीएससी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट। ये काफी इम्पोर्टेंट एक्ट है क्योंकि 50% या 50% से ज्यादा कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन हमने यहीं से किया है, राइट। और ये इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन भी था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोलते हैं, मील का पत्थर। ये सब चीजें मैंने मेंशन की हैं। जनरली क्वेश्चंस आस्क देम which act is also called as mini constitution, right? When was mini parliament was established? तो वो था Indian Council Act 1861. So this Government of India Act 1935 was the main source for a modern constitution of India, right? अब इसमें क्या था? No preamble was there, no fundamental right was there, and it was a written constitution. ठीक है? The act was based on the white paper of 1932, prepared by the British government on the basis of deliberations on the 3 round table conferences. अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बेसिस पे एक वाइट पेपर इशू किया गया, उसके बाद एक्ट उस बेसिस पे तैयार हुआ था। It made the provisions for all India Federation consisting of provinces and princely state as units. The act divided the powers between the centers and the unit in terms of the 3 lists. अब हम जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिलती है। अब वो कैसे कि एक प्रॉपर तरीके से ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, और फेडरल लिस्ट अलग की गई, प्रोविंशियल लिस्ट अलग की गई, कॉन्करेंट लिस्ट अलग की गई, जहाँ पे फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लॉ बना सकते हैं on such matters. It abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. Moreover, the act introduced the responsible governments in provinces. Right? तो यहाँ पे डायरकी का जो कॉन्सेप्ट था जो 1919 के एक्ट से लाया गया था वो अबॉलिश कर दिया गया, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दैट वी वर डिमांडिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग पीरियड वो हमें यहाँ पे आके मिलती है, right? It provided for the adoption of diarchy at the center. However, this provision of the act did not come into operation at all. It further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed class, women, and labor workers. तो जो 1909 में स्टार्ट करते हैं कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, वो पहले 1919 में 6 एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक एक्सटेंड किया जाता है। फिर ये डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन लेबरर्स तक एक्सटेंड किया जाता है, राइट। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट only a federal public service commission but also a provincial public service commission and joint public service commission in case 2 states agrees to this, right? तो जो ये यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इस एक्ट में भी मेंशन की जाती हैं ये सब चीजें, राइट। It provided for the establishment of federal court which was set up in 1937. एक establishment of federal court took place. फर्स्ट जज होते हैं मॉरिस कैवियर। अब इसके बाद भी काफी चीजें होती हैं। It provided for the establishment of Reserve Bank of India. Superiority of British Parliament finally established. यहाँ पे भी सुपीरियर ब्रिटिश पार्लियामेंट रहेगी जो कि फेडरल थी, राइट। प्रोविजंस फॉर इमरजेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड जो कि अभी भी है। President power to issue ordinance was introduced under Article 123. Establishment of All India Union divisions into state and center. Princely states were given option to join India Union or not. If they want to join, they can. If not, it's their wish. Right? All India Union cannot be executed due to princely states. अब हुआ क्या कि एक्ट तो ले आए ऑल इंडिया
फेडरेशन या ऑल इंडिया इंडिया फेडरेशन या फिर ऑल इंडिया यूनियन की भी बातें हो गई, लेकिन ऑल इंडिया यूनियन बनाने के लिए ये इंडिया डिवाइडेड था उस टाइम, ब्रिटिश टेरिटरी हुआ करती थी, ब्रिटिश जिसे हम प्रोविंसेस बोलते थे, ये ब्रिटिश कंट्रोल में थी, एंड देयर आर सेपरेट अरेंजमेंट फॉर राजा रजवाड़ास, प्रिंसली स्टेट के कुछ अपने अरेंजमेंट थे, डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी, जिसमें होता क्या था कि वो अपने सर्टेन सब्जेक्ट्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स के लिए ही सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ अरेंजमेंट था, बाकी दे वेयर ऑल फ्री, नॉट फ्री बट बाकी सब चीजों में दे हैव देयर ओन डिसीजन मेकिंग, राइट। ये ऑल इंडिया यूनियन के लिए प्रिंसली स्टेट्स नहीं माने, तो ऑल इंडिया यूनियन कैनॉट बी एग्जीक्यूटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। So I think guys we will cover next thing in another session, because I think after this we are going to deal with August offer, Simla conference, Wavell plan, Mountbatten plan, these kind of things, and these are the background that we will establish for constituent assembly and constitution making, right। तो हम ये next part में cover करेंगे कि how constitution making took place, constituent assembly का क्या role था, who were the members, who were chairman, हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, and finally we will end the session with act of 47, that was Indian Independence Act, and if I'm not committing, we will also cover the features of Indian Constitution in our next section after that. All right guys, thank you for staying with me till now.